जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है यूरोपियों का भारत में आगमन, इसके ऊपर रहने वाली है। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। और अगर दोस्तों बात करी जाए आधुनिक भारत के इतिहास की तो ये स्टार्टिंग क्लास है। यहाँ से आपके आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने एक प्रश्न सुना होगा कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, क्या उससे पहले भारत नहीं था, क्या भारत हमारा देश लापता था? दोस्तों भारत पहले था, उससे पहले भारत था। और भारत एक ऐसी शक्ति था, उसकी जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड में नंबर 1 की थी। हर देश उससे बिजनेस करने के लिए आतुर रहता था। भारत एक ऐसी सोने की चिड़िया था जहां आने के लिए अगर एक रास्ता अवरुद्ध हो जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में हलचल मच गई थी कि भारत कैसे जाया जाए, भारत कैसे पहुंचा जाए, वहां से बिजनेस करना है हमें। क्योंकि हम उस बिजनेस से इतना लाभ उठा रहे हैं, इतना लाभ उठा रहे हैं कि हम बहुत अमीर बन सकते हैं। दोस्तों भारत हमारा पहले भी था, भारत कहीं लापता नहीं था। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो नंबर 1 की थी। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। सभी साथियों से गुजारिश है कि जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों में जितना हो सके दोस्तों शेयर करना है। देखिए दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत पहले पहले था। और हमारी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे नंबर 1 हमारी इकोनॉमी थी। जैसे आज के दौर में दोस्तों सबसे नंबर 1 जो इकोनॉमी है वो यूएसए की है, $25 ट्रिलियन। उसके बाद में चाइना की इकोनॉमी है, और हमारा जो नंबर है वो बहुत कम है, $3.5 ट्रिलियन। हालांकि 5वें नंबर पर हम आते हैं, लेकिन 3.5 की कोई वैल्यू नहीं है 25 के सामने, 19 के सामने। लेकिन उस टाइम दोस्तों हमारा देश इतना धनाढ़ था, इतना अमीर था कि पूरे यूरोप के अंदर एक होल्ड लग गई थी। क्योंकि हमारे देश में जो बिजनेस होता था वो स्थल मार्ग से होता था, और उस रास्ते पर दोस्तों मुस्लिम शक्तियों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ऐसी मुस्लिम शक्तियां जो उस रास्ते में गुजरती थी, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहां पर पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग भारत से बिजनेस करें। क्योंकि भारत का जो बिजनेस था वो बहुत अलग ही किस्म का था। यहाँ के बिजनेस से, देखिए आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा जिसने भारत की खोज की। जब वास्को डिगामा दोस्तों यहाँ बिजनेस करने आया था तो वो अपने पूरे एक तरीके से यात्रा के खर्च को निकालते हुए 60 गुना उसने प्रॉफिट कमाया था। 60 गुना का मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर उसने बिजनेस में 1000 रुपये खर्च किए, टोटल मिला के 1000 रुपये खर्च किए, और यात्रा में जो भी पैसा है उसे काटते हुए उसने वही सामान अपने देश में जाकर दोस्तों 61,000 रुपये का बेचा। 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। तो ऐसा था दोस्तों हमारा देश। लेकिन दोस्तों इन यूरोप वालों ने हमारे देश को खोखला कर दिया। इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि एक कंकाल बना के छोड़ दिया भारत को। उसका सारा मांस ये नोच कर ले गए। हमारा सारा पैसा, हमारे देश की सारी संपत्ति दोस्तों ये लूट के ले गए। ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए हमारे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब है पहले कोई पूंजी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। जैसे आज हम रुपया, डॉलर, इनके सारे सामान लेते हैं। लेकिन पहले दोस्तों ऐसा नहीं था। जो विदेशी हमारे देश में बिजनेस करने के उद्देश्य से आते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ सामान हमें देना पड़ता था, और बदले में हम उन्हें अपनी वस्तुएं देते थे। तो दोस्तों यूरोप के जितने भी देश लोग यहाँ आते थे बिजनेस करने के लिए, वो अपनी कीमती धातुएं देते थे, जैसे सोना, चांदी और धातुएं जो कीमती होती थी वो देते थे। तो उन लोगों का सोना चांदी भी भारत के अंदर इकट्ठा हो गया था, और उन्हें भी चिंता थी कि हम कब तक सोना चांदी देंगे। वो लोग विज्ञान में हमसे आगे थे। इसलिए दोस्तों उन लोगों ने बाद में हमारे देश की राजनीति को देखते हुए, और हमारे देश के जो राजा थे उनकी आपस में मनमुटाव, आपस में एक दूसरे की लड़ाई को देखते हुए इस फायदे का लाभ उठाया, और हमें ही गुलाम बनाकर जो उन्होंने दिया था वो तो ले ही ले गए, हमारा भी सब कुछ ले गए।
ठीक है। देखिए आज दोस्तों बात करेंगे भारत की खोज की और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले दोस्तों भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आती है और यह कंपनी सबसे बाद में भी जाती है। कहने का मतलब है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। अगर मैं गोवा की बात करूं दोस्तों तो 1961 ईस्वी में गोवा से पुर्तगाली गए हुए हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि भारत की खोज की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आपने सुना होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 ईस्वी में। कौन सा मार्ग था और पहले जो बिजनेस होता था वो कौन से मार्ग से होता था। देखिए दोस्तों ये हमारा मैप है, ठीक है। यहां पर आपको संकेत मिलेंगे यूरोपीय बस्तियां, जहां जहां यूरोपीय बस्तियां बनी थी। देखिए अगर मैं दोस्तों यूरोपीय बस्तियों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यूरोपीय बस्तियां कहां कहां बनी हुई थी। देखिए ये यूरोपीय बस्तियों के लिए गोल सिंबल है। क्या भी गोल सिंबल, देखिए यहां पर ये यूरोपीय बस्तियां हैं। कोचीन 1500, ठीक है। उसके बाद में कालीकट, जहां वास्को डी गामा आया था वो कालीकट में आया था और वहां का जो राजा था दोस्तों जमोरिन था। कौन था भाई? जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। देखिए ये कालीकट है जहां पर वास्को डी गामा आया था। और अगर वास्को डी गामा की बात करी जाए दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है। कितनी बार आया भाई? 3 बार। 1498 ईस्वी, 1502 ईस्वी और एक बार आया था 1524 ईस्वी, जिसमें वो गवर्नर बनकर आया था। और वास्को डी गामा की मृत्यु भी दोस्तों इंडिया के अंदर ही होती है, ठीक है। देखिए इसके बाद में माहे कन्नौर, ठीक है। ये जो बस्तियां थी दोस्तों, ये देखिए यहां पर जो है ना पुर्तगाली बस्तियां थी। ये यूरोपीय बस्तियां हैं, ये गोल वाली पुर्तगाली बस्तियां ये हैं। तो देखिए कालीकट में थी पुर्तगाली बस्ती और कोचीन में थी और कन्नौर में थी। ये थी पुर्तगाली बस्ती, ये यूरोपीय बस्तियां दोस्तों। क्या है? ये यूरोपीय बस्तियां। एक थी देखिए यहां। और देखिए गोवा, गोवा भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसके बाद में देखिए पुर्तगाली आते हैं ये पूर्वी हिस्से पर, ठीक है। पूर्वी हिस्से पर भी आते हैं, देख सकते हैं। त्रिकोमल यहां भी पुर्तगाली आए हुए हैं और नागपत्तनम यहां भी दोस्तों पुर्तगाली आए हुए हैं। अब एक मार्ग की बात कर लेता हूं। देखिए कौन सा मार्ग था जिससे वास्को डी गामा भारत आया था। ये हमारा इंडिया। ये क्या भी हमारा इंडिया दोस्तों। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये हमारा इंडिया और यहां पर दोस्तों वास्को डी गामा आया था। अब कौन से मार्ग से आया था? देखिए ये पड़ता है पुर्तगाल, ये पड़ता है पुर्तगाल। यूरोप महाद्वीप का एक देश है पुर्तगाल। और यहां पर स्पेन भी पड़ता है, यहां पर ग्रेट ब्रिटेन भी पड़ता है, यहां पर फ्रांस भी पड़ता है, यहां पर मिस्र, बहुत सारी शक्तियां पड़ती हैं यूरोप की। पुर्तगाल जब विदेशियों में दौड़ मची, भाई भारत का जो रास्ता है जिससे स्थल मार्ग से व्यापार होता था, ये वाला था दोस्तों। स्थल मार्ग से व्यापार होता था। यहां पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। इस पर किसी भी पुर्तगाली शक्ति को वो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उनका सिर्फ यही मोटिव था कि हम ही सिर्फ भारत से व्यापार करें। क्योंकि जिस टाइम दोस्तों पुर्तगाल के जो लोग थे, वास्को डी गामा जब भारत आया था उससे पहले अरबी व्यापारी यहां पर बिजनेस करते थे स्थल मार्ग से। हालांकि वो समुद्र मार्ग से भी आते थे, लेकिन स्थल मार्ग से भी उनका आना जाना था। उस मार्ग पर कब्जा हो जाता है मुस्लिम आक्रमणकारियों का, मुस्लिम शक्तियों का। तब नए मार्ग की खोज करनी पड़ी मजबूरी में। इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज नहीं, भारत की समुद्री एक ऐसा रास्ता चाहते थे वो बिल्कुल सेफ हो, जिसमें कोई परेशानी उन्हें ना हो। हालांकि इस मार्ग पर लुटेरे और डाकू मिलते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी आता था वो सेफ नहीं था, उसे ये लूट लेते थे, ठीक है। अब देखिए भारत की खोज के चक्कर में कोलंबस निकलता है भारत की खोज के चक्कर में, लेकिन दोस्तों वो गलती से अमेरिका पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है भाई? अमेरिका। और अमेरिका की जो खोज हुई है 1492 ईस्वी में हुई है। और कोलंबस अभी ये जान नहीं पाता है कि ये भारत है या अमेरिका है। वो एक नई जगह पहुंच जाता है, वो उसे अब भी भारत ही समझता है, ठीक है। वो दोस्तों उसे अब भी भारत ही समझता है। और उसके बाद में दोस्तों निकलता है वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में देखिए इस रास्ते से अफ्रीका के तट के सारे निकलता ये इस रास्ते से पहुंचता है दोस्तों कालीकट। कहां पहुंचता है भाई? कालीकट। 20 मई 1498 ईस्वी को कप्पाडापू बंदरगाह है कालीकट पहुंचता है वास्को डी गामा,
जहां का शासक था जामोरिन, और जामोरिन ने उसका दोस्तों स्वागत किया। हालांकि वास्को डी गामा के बारे में यह बात है कि वास्को डी गामा एक क्रूर था और उसने 2-3 जहाजों को भी समुद्र में डुबो दिया था, और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे थे और जो स्त्रियां थी उन्हें जलाकर मार दिया था। क्रूर था वास्को डी गामा। ठीक है, ऐसी जानकारी दोस्तों आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी, कुछ ही किताबों में ये जानकारी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। जो पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने ही प्रयास किया था कि भाई नए नए मार्गों की खोज की जाए। अब पुर्तगाल का एक नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज। उसने उत्तमासा, देखिए 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। एक पुर्तगाल का नाविक था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बार्थोलोम्यू डियाज। इसने उत्तमासा अंतरीप की खोज की और उसने उसका नाम तूफानी अंतरीप कहा। 1492 ईस्वी में स्पेन का निवासी था। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया है, पुर्तगाल का जो एक पड़ोसी है वो स्पेन है। ठीक है, और पुर्तगाली हमारे देश में क्यों हारे ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों स्पेन का पुर्तगाल पर कब्जा हो गया था। अब स्पेन का जब पुर्तगाल पर कब्जा हो गया तो आप सोच सकते हैं कि ये तो खुद गुलाम बन गया, तो ये कैसे अब अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, देखिए 1492 ईस्वी में स्पेन का जो निवासी है कोलंबस, वो भारत पहुंचने का मार्ग तलाशता है, लेकिन गलती से कहां पहुंच जाता है भाई, अमेरिका पहुंच जाता है। अभी भी उसे पता नहीं है कि मैं इंडिया हूं, कहां हूं, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। वही अमेरिका पड़ता है दूसरी दिशा में और भारत पड़ता है दूसरी दिशा में, और समुद्र के अंदर हो सकता है उस टाइम दोस्तों दिशा सूचक यंत्र उनके पास में ना हो। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल के उत्तरमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है, जहां का जो शासक था दोस्तों जामोरिन था। और जामोरिन क्या करता है भाई, उसका स्वागत करता है। देखिए, यूरोपीय देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। अगर मैं यूरोपीय कंट्री की बात करूं तो सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत आए थे समुद्री मार्ग से। ठीक है, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, समुद्री मार्ग की खोज की है, ऐसा नहीं है कि ये लोग भारत को नहीं जानते थे, भारत को जानते थे और भारत के धन को भी जानते थे, भारत के सामानों को भी जानते थे, और यहां से व्यापार करने के लिए इतने परेशान थे बस दोस्तों पूछो मत। ठीक है भाई, अब देखिए वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, एक व्यक्ति है अब्दुल मजीद, उसने इसकी सहायता की। ठीक है, अब्दुल मजीद की सहायता से कालीगढ़ के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा था। कालीगढ़ का हिंदू राजा था जामोरिन, जिसकी पैतृक उपाधि थी जामोरिन। ठीक है, वो क्या करता है अभी, इसका स्वागत करता है। वो क्या करता है दोस्तों, इसका स्वागत करता है। ठीक है, वो इसका स्वागत करता है। देखिए, और उसे मसाले और जड़ी बूटी, ये क्या लेने आया था, मसाले और जड़ी बूटी का बिजनेस करने के लिए आया था। ठीक है, ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जामोरिन को उपहार स्वरूप दे दिया। देखिए, अरबी लोग पहले ही थी, मैंने आपको बताया था, यहां पर अरबी लोग पहले थे। और वास्को डी गामा ने एक अरबी जहाज पकड़ा और जामोरिन को एक तरीके से भेंट में दे दिया, खुश करने के लिए। भाई आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करता हूं, मैं आपको एक जहाज किसी दूसरे का पकड़कर दे देता हूं। ठीक है, वास्को डी गामा भारत में काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया। और देखिए उसमें उसे कितना बेनिफिट मिला है भाई, उसे अपनी यात्रा का खर्च, आने जाने का खर्च निकालते हुए और जो खाने पीने का खर्च निकालते हुए 60 गुना प्रॉफिट होता है। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं की बिक्री, यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ भाई, 60 गुना लाभ होता है वास्को डी गामा को। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, और वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई है वो भी भारत के अंदर ही हुई है। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा आया, 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा गवर्नर के रूप में भारत आया, और बाद में भारत में वास्को डी गामा की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों देखिए पेड्रो अल्वराज केब्राल,
दूसरा व्यक्ति है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, भारत में आता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। नाम ध्यान रखना, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, उसके बाद में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुणे भारत आया। भाई 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। देखिए पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित की थी। कहाँ की थी भाई? कोचीन केरल में स्थापित की थी, ठीक है। तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री कोचीन में और दूसरी कन्नूर में 1505 ईस्वी में, मतलब 2 साल बाद। ध्यान रखना अपना, ध्यान रखना ये चीज दोस्तों, आपको पहली फैक्ट्री कोचीन केरल के अंदर 1503 ईस्वी में, उसके बाद 2 साल बाद 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर के अंदर दोस्तों स्थापित की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा। आगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कब आया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में कब आया। और देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी, 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में भारत आया है। ये 1505 ईस्वी में और 1509 ईस्वी तक भारत में रहा है, मतलब 4 साल। वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। 2 लोग आ गए हैं, वायसराय नहीं था कोई सा भी, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भी और ना ही वास्को डी गामा। ये है पहला वायसराय, पुर्तगाली वायसराय पहला वायसराय है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी, क्योंकि जब ये पुर्तगाल गया होगा, सोचो इतना इसने धन कमाया होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव का या आपका पड़ोसी कहीं बाहर जाए बिजनेस करने के उद्देश्य से या काम करने के उद्देश्य से, और वो 1 साल के अंदर बिल्डिंग खड़ी कर दे, कार खरीद ले, तो सोचो आपको नींद नहीं आएगी दोस्तों, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आप भी उस स्थान की खोज करेंगे और वहां जाने के लिए दिन रात प्रयास में लग जाएंगे, ठीक है। तो पुर्तगाल ने अपने जो लोग हैं वो भेजने चालू कर दिए, और अब तक तो ये बात साइलेंट रहेगी, लेकिन कब तक साइलेंट रहेगी? फिर यूरोप की जो और शक्तियां हैं वो भी भारत आने के लिए लालित हो उठेंगी, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की, 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, ठीक है। 1505 ईस्वी में आया है, और अल्मीड़ा का जो मेन मोटिव है वो शांतिपूर्वक व्यापार करना था, बिल्कुल साइलेंटली बिजनेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, गहरे पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, इसे बोला जाता है नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, अथवा शांत जल की नीति और गहरे जल की नीति, ठीक है। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी नीति थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में भारत रहा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की जो नीति है वो किसकी थी? ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब 1508 ईस्वी में क्या होता है? अभी अल्मीड़ा की लड़ाई होती है यहाँ के लोगों से, जिसमें 3 लोगों से उनका सामना होता है। तो अल्मीड़ा पहली बार हारता है, लेकिन दूसरी बार अल्मीड़ा उन लोगों को हरा देता है। जैसे 1508 ईस्वी में अल्मीड़ा और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारी पहले से यहां पर थे, क्योंकि स्थल मार्ग पर इनका कब्जा था और जल मार्ग से भी ये दोस्तों आते रहते थे। देखिए इनके पास भी नौसैनिक बेड़ा था, नौसैनिक बेड़ा था इनके पास भी, देख सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था। 1508 ईस्वी में अल्मीड़ा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की, गुजरात, मिस्र और तुर्की, क्योंकि दोस्तों उस टाइम गुजरात का जो शासक था वो आदिल शाह था, ठीक है, के मध्य चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें अल्मीड़ा पराजित हुआ। पहली बार अल्मीड़ा पराजित होता है, दूसरी बार में वो हरा देता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, एक बार अल्मीड़ा, उसके बाद में अल्फांसो, नाम है अल्फांसो, ठीक है। आम है भारत में एक, उसके नाम पर इनका नाम है अल्फांसो डी
अल्मीड़ा, अल्फांसो डी अल्मीड़ा। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1505 ईस्वी। अल्मीड़ा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना। देखिए अल्मीड़ा के बाद में पुर्तगाली वायसराय बनता अल्फांसो। कौन बनता है अभी? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसने कोचीन को पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया। कोचीन केरल में पड़ता है, पुर्तगाली का हेड सेंटर बना दिया, ठीक है, मुख्यालय बना दिया। देखो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को, अल्मीड़ा को नहीं, अल्बुकर्क को। देखिए अल्बुकर्क और अल्मीड़ा, तो आपको ध्यान रखना अल्मीड़ा की जो नीति थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत गहरे पानी की नीति, ठीक है। और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा है दोस्तों ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए जो कि पुर्तगाल के लिए, उनके साम्राज्य को, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए। जैसे अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को छीन लिया। जो बीजापुर का आदिलशाही यूसुफ था उनसे गोवा को इसने छीन लिया। देखिए अब उस टाइम मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं उत्तर भारत की दोस्तों, उत्तर भारत में उस टाइम लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश था। इब्राहिम लोधी नाम सुना होगा आपने, बाबर से लड़ते हैं, ठीक है। लोधी वंश था, मतलब दिल्ली सल्तनत का शासन था, मतलब दिल्ली में कोई इतने शक्तिशाली लोग नहीं थे, और वैसे भी अगर होते थे तो इन लोगों का दक्षिण भारत से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन दक्षिण भारत में एक शक्ति थी कृष्णदेव राय, जो कि बहुत महान शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इन लोगों का कोई ये उस टाइम मोटिव था नहीं, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये विदेशी हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचा देंगे। बस इन्हें तो ये लगा था भाई ये लोग तो बिजनेस करने आते हैं और इससे हमारे लोगों को रोजगार मिल जाता है और हमारा जो सामान है वो बिक जाता है, ठीक है। तो ऐसा किसी को पता भी नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। देखिए अल्बुकर्क ने विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर के शासक थे। अब दोस्तों ये कृष्णदेव राय जो है ये पुर्तगालियों के समय में है, उसके बाद में ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनका जो शासन है वो भी टूट जाएगा और जो दक्षिण भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बचेगी जो आने वाले हमारे क्या कहूं दुश्मन, जो भी पुर्तगाली यूरोप के लोग आएंगे उनका सामना कर सके। और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो काफी समय तक दक्षिण भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर ही नहीं पाएंगे, तो इन लोगों को शक्ति स्थापित, अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को बनाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। देखिए अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया। भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त किया अल्बुकर्क ने, उन्होंने, ठीक है, किससे? कृष्णदेव राय से। देखिए अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो मंडी थी दक्षिण पूर्वी एशिया की मलक्का, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार 1505 ईस्वी में कर लिया। देखिए अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाना चाहता था, इसलिए इसने क्या करता है, ये पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से शादी करने की एक तरीके से अनुमति देता है। इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया। इसका मकसद था कि जब पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो यहीं रहेंगे और अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, और जो पुर्तगाली एक तरीके से शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को 1505 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया। देखिए गोवा के अंदर अगर आप आज भी जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे, क्योंकि गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से आजाद हुआ है, जो कि सबसे बाद में है, ठीक है। 1505 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया सेंट जेवियर चर्च, जिसका जो नाम है दोस्तों सेंट जेवियर चर्च रखा गया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था। उस टाइम देखिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वहां अकबर की बात करी जाए दोस्तों तो अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, ठीक है। और देखिए यहां पुर्तगालियों की अगर बात करी जाए तो पुर्तगालियों में अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का जो काम किया है। हालांकि औरंगजेब के बारे में भी शायद सती प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगाने का काम किया था, देख सकते हैं आप इस चीज को। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
1505 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगाली भारत की सबसे बड़ी जल शक्ति बन चुके थे। भारत में कोई जल शक्ति नहीं थी उस टाइम। भारत के लोग समुद्र से अनजान थे। कोई भी भारत का शासक, चाहे वो कृष्ण देव राय हो, कोई भी हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे आने वाले मुगल वंश हो, उन्होंने कभी भी जल के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ थल पर ही महान थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि दोस्तों ये लोग विदेश से हमारे देश में बिजनेस करने आए हैं और अपने देश में इतना लाभ कमा रहे हैं। अगर हमारे देश के लोग उनके देश में बिजनेस करने जाते, अपना सामान बेचने जाते दोस्तों, तो हम कितने धनाढ़ होते हैं। सोचिए, ये अमेरिका जैसे देश हमारे आमने सामने फटकारते नहीं उस टाइम, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम नंबर 1 की थी। अमेरिका तो गुलाम था, अमेरिका गुलाम था, समझ में आई नहीं आई? हम भी गुलाम थे, लेकिन हम बिजनेस करने के उद्देश्य से गुलाम थे। बाद में अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया। दोस्तों देखिए, नूनो डी कुला आता है इसके बाद में, नूनो डी कुला, जो कि 1529 से 1538। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक बार वास्को डी गामा भारत में त्योहार आता है और वास्को डी गामा की मृत्यु भारत के अंदर ही दोस्तों हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद में आता है नीनो डी कुला, जो कि 1529 से 1538 में रहता है। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि गोवा पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। और इसने क्या करा भाई, नीनो डी कुना ने जो सरकारी कार्यालय था वो कोचीन से गोवा ले गया। ये कोचीन से कहां ले गया भाई? गोवा ले गया। ठीक है, इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। गोवा जो है वो पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। ठीक है दोस्तों, आप देखिए कूना और क्या क्या काम करता है, कूना के सारे कामों के बारे में देख लेते हैं एक एक करके, 1 बाय 1। देखिए, कूना ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर, कृष्णा बेसिन एक क्षेत्र है, ऐसा समझ लीजिए जो उपजाऊ क्षेत्र होता है वो वाला। कूना ने 1534 में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों का संघर्ष हो गया, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मर गया मतलब। ठीक है, पुर्तगालियों ने समुद्री भारतीय साम्राज्य को एस्तादो इंडिया, देखिए अगर मैं पुर्तगाली साम्राज्य की बात करूं तो पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। हिंद महासागर में जो बिजनेस होता था उसे नियंत्रित कर लिया और उस पर टैक्स लगाने का काम भी इन्होंने पुर्तगालियों ने कर दिया है। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था शुरू की। देखिए, पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेड़ा काफिला व्यवस्था शुरू की, द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, हालांकि ये सागर के स्वामी ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, आगे आने वाले जो लोग होंगे वो इन्हें हरा देंगे और यहाँ से भगा देंगे। और अंत में दोस्तों जो जीत होती है वो अंग्रेजों की होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC भारत के अंदर टिकती है और बाकी जितनी भी कंपनी थी यहाँ से वो चली जाती हैं। और देखिए पुर्तगाली कंपनी क्यों हारी थी उसके कारण में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी दोस्तों मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने कार्टेज आल्मेड़ा काफिला व्यवस्था द्वारा एशिया व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेड़ा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। मतलब इन्होंने टैक्स लगाया था, जो भी बिजनेस करेगा उससे ये टैक्स लेते थे अच्छा वाला। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज, देखिए भारतीय के साथ साथ में अरबी जहाज, क्योंकि अरबी लोग यहाँ पर पहले से ही थे, भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। अरब सागर में जा नहीं सकता था तब तक इन्हें कार्टेज चुंगी टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे अब अगर दोस्तों देखा जाए तो काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला समूह बेड़ा होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। होता क्या था दोस्तों, जो भी लोग अरब सागर में जाते थे उसकी रक्षा के लिए एक पुर्तगाली बेड़ा उनके पीछे पीछे जाता था, उन्हें छोड़ने जाता था, जिससे उन्हें कोई लूट ना ले। और अगर कोई टैक्स नहीं लेगा तो समझ सकते हैं आप
उसका जो जहाज है वो बीच में गायब कर दिया जाता था, लूट लिया जाता था। ठीक है, उन्हें इस तरीके से डराया गया था कि वो बिना टैक्स लिए, बिना अपनी सुरक्षा लिए आगे ना बढ़े। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगालियों को क्या क्या मिला? देखिए, पुर्तगाली, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तमाकू लेकर आए, आलू लेकर आए और मक्का लेकर आए। देखिए, तमाकू लेकर आए, तमाकू, आलू और मक्का। मक्का अमेरिका में होता है। ठीक है, ये जो पुर्तगाली अमेरिका से लेकर आए थे। इसके साथ साथ दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन थी, जिन्हें वो अन्य देशों से लेकर आए थे। देखिए, देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी पुर्तगालियों ने दोस्तों दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पुर्तगाली भारत में क्यों हारे, क्या ऐसे कारण थे। देखिए, पुर्तगालियों के हारने के कारण की बात कर लेता हूं मैं। पुर्तगाली भारत में क्यों हारे, पुर्तगालियों की हार का कारण, पुर्तगाली क्यों हारे, क्यों हारे। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर मैं दोस्तों बात करूं तो पुर्तगाल के पड़ोस में पड़ता है स्पेन। स्पेन का पुर्तगाल पर कब्जा हो जाता है। देखिए, पुर्तगाल हो जाता है गुलाम किसका भाई? स्पेन का। पुर्तगाल हो जाता है गुलाम स्पेन का। आप देखिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर है, वो कहीं बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो किसी का गुलाम हो जाएगा तो समझ लीजिए उसकी शक्ति खत्म हो गई, सारी उसकी शक्ति खत्म हो गई। एक मैंने कारण। दूसरा दोस्तों, जो पुर्तगाली थे वो सिर्फ मसालों पर ध्यान देते थे और ज्यादा उन्हें कोई बिजनेस से मतलब नहीं था। और बाकी पुर्तगालियों ने ब्राजील पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और आने वाली जो शक्तियां हैं वो पुर्तगालियों से अधिक शक्तिशाली थी। वो पुर्तगालियों को आसानी से हरा देंगी और पुर्तगालियों का यहाँ से खात्मा हो जाएगा। हालांकि पुर्तगाली भारत से जाते नहीं है, क्योंकि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और भारत से पुर्तगाली सबसे बाद में जाएंगे। गोवा पर उनका अधिकार रहेगा। 1561 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा मुक्त कराया जाता है पुर्तगालियों से। ठीक है, 1961 ईस्वी में, सॉरी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, लेकिन इनकी जो नीतियां थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग, जो इनका एक गवर्नर था दोस्तों, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसने दोस्तों भारत के धर्म में हस्तक्षेप करने का कार्य भी किया था। उसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय महिलाओं से जो विवाह करने के लिए प्रेरित किया, वो भी एक इनके अंत का कारण बना, क्योंकि भारतीय लोग धर्म में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो। तो ये भी एक दोस्तों मेन कारण था। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो आगे आने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके दोस्तों रहेगी। देखिए, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि भारत की खोज क्यों हुई, पुर्तगाली भारत में क्या करने आए थे, और पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या काम किए, और पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, पुर्तगाली क्यों हारे। दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के जवाब दोस्तों मैंने इस क्लास के अंदर आपको दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।